हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 12। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग आवाज उठाए थे और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट असेंबल किया गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको फ्रेडरिक विलियम फोर ने रिजेक्ट कर दिया था। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में हमें दिखता है कि जर्मनी तो यूनिफाइड है, एक नेशन की तरह है। तो ये प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से जर्मनी हमें नजर आता है वो कैसे उभरा, ये हमें देखना है इस लेक्चर में। इस लेक्चर का टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, कहानी सुनोगे सब कुछ याद हो जाएगा। क्या है कहानी? देखो, फ्रेडरिक विलियम फोर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन के बाद वहां पे जो मिडिल क्लास के लोग थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, यूनिफिकेशन चाहते थे। कुछ ऐसे भी राजा थे जो यूनिफिकेशन चाहते थे। 1861 में, मे बी 2 जनवरी डेट था, 1861 में फ्रेडरिक विलियम फोर की डेथ हुई। फ्रेडरिक विलियम फोर की डेथ होने के बाद वहां का राजा फ्रेडरिक विलियम फोर का भाई विलियम फर्स्ट बना। ठीक है, केसर विलियम था, विलियम फर्स्ट, जिसका नाम भी यहाँ पे आएगा केसर विलियम फर्स्ट। तो फ्रेडरिक विलियम फोर की डेथ के बाद वहां का राजा केसर विलियम फर्स्ट बना, और केसर विलियम फर्स्ट ने अपने राज में, अपने किंगडम में जो मेन उनके मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो या चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है, मेन मिनिस्टर जो कह सकते हो, इसीलिए उसको प्राइम मिनिस्टर भी कहीं पे आता है, कहीं पे चीफ मिनिस्टर भी आता है, क्योंकि प्राइम और चीफ दोनों का मतलब होता है मेन। तो वहां पे केसर विलियम फर्स्ट ने अपने किंगडम का प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क को बनाया। ओटो वॉन बिस्मार्क, यहाँ पे जो नाम है, ओटो वॉन बिस्मार्क कौन थे? तो वो प्रूशिया के कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे, या प्राइम मिनिस्टर भी कहीं कहीं पे आता है। ठीक है, अब इनकी क्या स्टोरी है? तो देखो, केसर विलियम फर्स्ट ने ओटो वॉन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और ये यूनिफिकेशन चाहते थे, ये सपोर्ट करना चाहते थे यूनिफिकेशन को। लेकिन यूनिफिकेशन इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस जो था वो भी सपोर्ट नहीं करता था, और जर्मनी की जो, आपको पता है जर्मनी पहले कितने टेरिटरीज में थी? टोटल 300 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बाद में जब नेपोलियन आया था, नेपोलियन का शासन आया था, तो नेपोलियन ने इस 300 पार्ट्स को 39 कॉन्फेडरेशन, आपने पढ़ा है, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ट्रीटी ऑफ वियना में था ये कि इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो ये जो 300 पार्ट्स था ना, इसको नेपोलियन ने 39 पार्ट्स में कर दिया, रेड्यूस कर दिया, मींस पार्ट को जोड़ जोड़ के 39 पार्ट्स में कर दिया। अब ये जो 39 पार्ट्स था, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, और कुछ इसमें से अदर, जैसे फ्रांस ने किसी को कब्जा किया हुआ था, कुछ अदर टेरिटरीज कब्जा की हुई थी, तो इन सबको छुड़ा के एक में मिलाना, ये एक बड़ा मोटो था, बड़ा स्टेप था करना, जो कि इतना आसान नहीं था। इसको करने के लिए ओटो वॉन बिस्मार्क ने कुछ रणनीति बनाई। रणनीति क्या बनाई? देखो, जो पूरा देखोगे प्रूशिया का जो मैप, तो प्रूशिया यहाँ पे है और ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। ये दो पावर जो था, पूरा जर्मन किंगडम जो था, जो मिलके जर्मनी बना, वो 39 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें से दो बड़े पावर्स थे, एक था प्रूशिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दो बड़े पावर्स थे, बाकी सब छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अब सवाल ये था कि जो अगर यूनिफाइड हो गया तो रूल कौन करेगा? प्रूशिया का राजा करेगा या फिर ऑस्ट्रिया का राजा करेगा? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके भी बहुत दिक्कतें थी। अब जो ओटो वॉन बिस्मार्क था, इसने यूनिफिकेशन की कमान तो अपने हाथ में ले ली कि हाँ, हम पूरे जर्मनी को, पूरे किंगडम को एक यूनिफाइड किंगडम बना देंगे, लेकिन इसका ये था, प्रॉमिस था कि अगर यूनिफाई हुआ तो वहां पे रूलर जो है वो प्रूशिया का ही बनेगा। अब रूलर प्रूशिया का कैसे बनेगा? तो रूलर प्रूशिया का तभी बनेगा जब ऑस्ट्रिया को, जबरदस्ती ऑस्ट्रिया को हरा के अपने आप में मिलाया जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया दबेगा नहीं तो ऑस्ट्रिया भी एक बिग पावर था, ऑस्ट्रिया ऑफ कोर्स रूल करना चाहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी ओटो वॉन बिस्मार्क ने, जो बाद में सक्सेसफुल हो गई। टोटल 7 इयर्स तक इनको वार लड़ना पड़ा, और 3 बड़े वार इन्होंने लड़े, 3 बड़े वार लड़े थे। क्या था वार? कौन से लड़े थे और कब लड़े थे? ये कैसे याद होगा?
ये याद होगा अगर स्टोरी समझ लोगे तो। देखो हुआ क्या, जो 4 बड़े पावर्स थे कौन कौन से, तो यहाँ प्रूशिया था, यहाँ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये 4 बड़े पावर्स का नाम याद रखना है। जर्मनी की यूनिफिकेशन में इन्हीं चारों का मेन रोल है। और कौन इंसान का रोल था, मेन ह्यूमन बींग्स, तो उसमें आपका ये कैसर विलियम फर्स्ट आएंगे और ओटो वॉन बिस्मार्क आएंगे। बिस्मार्क ने क्या रणनीति अपनाई कि यूनिफिकेशन भी हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो और राजा भी प्रूशिया का बने। इसके लिए स्टोरी याद रखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डेनमार्क में, ठीक है, एक एरिया था, डेनमार्क का एक एरिया था जो जर्मन स्पीकिंग था, जर्मन एरिया था। तो इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रिया से कहा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन किंगडम के अंदर आता था, डेनमार्क बाहर का था। तो प्रूशिया के जो राजा थे कैसर विलियम फर्स्ट, इन्होंने मीन्स ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे, इन्होंने यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजा से कहा कि चलिए डेनमार्क में जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट है, जर्मन वाले लोग हैं, उन लोगों को वार करके, लड़ाई करके उसको अपने में मिला लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया चूंकि प्रूशिया से नफरत करता था क्योंकि ये दोनों बड़े पावर्स थे, लेकिन फिर भी चूंकि जर्मन स्पीकिंग स्टेट को अपने में मिलाना था तो ये रेडी हो गए। और पहला जो वार हुआ वो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने मिलके डेनमार्क के साथ लड़ा, पहला 1864 में। याद रखना, स्टोरी याद रखो, क्या किया, तो सबसे पहले डेनमार्क में वार हुआ। कैसे, डेनमार्क में 1864 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया साथ मिलके, प्रूशिया ऑस्ट्रिया अटैक ऑन डेनमार्क इन 1864। डेनमार्क में अटैक करने के बाद क्या हुआ, तो डेनमार्क में अटैक करने के बाद जो जर्मन स्पीकिंग पार्ट था वो इन लोगों को मिल गया और ये लोग, वहां का 2 पार्ट था तो दोनों को ये लोग आपस में बांट लिए। एक पार्ट पे रूल प्रूशिया करने लगा और दूसरे पार्ट पे ऑस्ट्रिया करने लगा। अब इसके बाद यहाँ का तो स्टोरी खत्म हो गया। अब जब डेनमार्क के लोग इसमें मिल गए, कुछ पार्ट इसमें मिल गया, कुछ पार्ट इसमें मिल गया, अब अगला स्टेप क्या था, तो अगला स्टेप था ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में लेना। ऑस्ट्रिया को कब्जे में लेने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया रूल करना चाहेगा। तो अभी तक कोई वार नहीं हुआ क्योंकि दोनों में इक्वली स्टेट अपना जो कैप्चर किए थे उसको दोनों पार्ट में बांट लिए थे। लेकिन अब अगर दोबारा से कहीं पे एनेक्स करेंगे या पूरा यूनिफाई करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अगला स्टेप प्रूशिया वाले क्या लिए, प्रूशियन आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, ओटो वॉन बिस्मार्क आर्मी बहुत पैसा खर्च करते थे तो आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। और ये जो प्रूशिया के लोग थे ये डेनमार्क से भी कुछ लोगों को कैप्चर कर लिए थे। तो इन्होंने मीन्स प्रूशिया के लोग ऑस्ट्रिया पे अटैक किए और ऑस्ट्रिया पे अटैक करने के बाद प्रूशिया इतना स्ट्रांग हो चुका था कि सिर्फ 7 वीक्स में, 7 हफ्तों में ही ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से हरा दिया और ऑस्ट्रिया को खुद में मिला लिया। अब देखो, पहले डेनमार्क हारा, बाद में सेकेंड वार हुआ 1866 में ऑस्ट्रिया का, इसमें ऑस्ट्रिया इसका साथ दिया था ओटो वॉन बिस्मार्क का, लेकिन फिर ओटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पे ही अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया पे अटैक करके 7 वीक्स में ऑस्ट्रिया को खत्म कर दिया और ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से खुद में मिला लिया। अब देखो, एक था नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड कौन थे, तो नेपोलियन थर्ड नेपोलियन के ही भाई थे। नेपोलियन थर्ड 18 मीन्स यहाँ पे जब बात हो रही है 1866 के बाद की, तो फ्रांस का नेपोलियन थर्ड वहां पे रूल करता था, मीन्स वहां पे था, ठीक है। तो क्या हुआ, नेपोलियन थर्ड सोचता था कि जब फ्रांस और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ेंगे तो दोनों की पावर कमजोर हो जाएगी, दोनों आपस में लड़ के अपनी आर्मी को नष्ट कर लेंगे और पावर कमजोर हो जाएगी, और जब उनकी पावर कमजोर होगी तो मैं अटैक करके उसका फायदा उठा लूंगा। पर हुआ क्या, प्रूशिया ने जब ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तो कमजोर होने के बजाय प्रूशिया को हरा के ऑस्ट्रिया और स्ट्रांग, ऑस्ट्रिया को हरा के प्रूशिया और स्ट्रांग हो गया। और अब जब प्रूशिया और स्ट्रांग हो गया तो फ्रांस को डर लगने लगा, ठीक है। अब फ्रांस को डर लगने लगा और यहाँ पे प्रूशिया के राजा क्या चाहते थे, प्रूशिया के राजा चाहते थे कि फ्रांस जो है वो शांति से बैठा रहे, फ्रांस आगे कोई हरकत न करे, फ्रांस को भी वो पूरी तरीके से कब्जे में लेना चाहते थे, हराना चाहते थे। तो फ्रांस को कब्जे में कैसे लिया जा सकता है, अगर फ्रांस पहले अटैक इन पे करे तो देखो पहले क्या है, अगर डायरेक्टली ये ऑस्ट्रिया से बात करेंगे, ऑस्ट्रिया के लोगों से कि फ्रांस पे अटैक करना है, तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रांस पहले अटैक करे तो ऑस्ट्रिया ऑफकोर्स जर्मन स्पीकिंग किंगडम है, तो ऑस्ट्रिया भी चाहेगा कि फ्रांस हारे, इसलिए ऑस्ट्रिया प्रूशिया के साथ मिल जाएगा। इसके लिए भी ओटो वॉन बिस्मार्क ने एक रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई,
फ्रांस के पीछे स्पेन जो था, वहां पे स्पेन में बगावत हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद स्पेन के जो मोनार्ची है उसको खत्म कर दी गई थी। अब स्पेन में एक राजा चाहिए था, तो प्रूशिया का एक राजा स्पेन भेजने की बात की गई। अब फ्रांस, जो कि देखो स्पेन यहाँ पे है और फ्रांस यहाँ पे है और प्रूशिया यहाँ पे है, तो अगर प्रूशिया का राजा स्पेन में चला गया तो फ्रांस दोनों तरफ से कह सकते हो कि प्रूशिया से घिर जाएगा, और फ्रांस ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो मजबूरन फ्रांस को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी और अटैक करना पड़ा प्रूसिया पे। और जब फ्रांस में प्रूसिया पे अटैक किया तो प्रूसिया वाले यही चाहते थे, प्रूशियन आर्मी ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी थी, तो प्रूशिया ने फ्रांस को भी पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, और फ्रांस का एक जो सबसे कह सकते हो कि सबसे अच्छा जो एरिया है एल्सेक लॉरेन, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि प्रूशिया ने फ्रांस का यहाँ पे है एल्सेक लॉरेन, उसको अपने कब्जे में ले लिया, और फाइनली 1870 में फ्रांस से लड़ने के बाद जब फ्रांस को हरा दिया तो इसके बाद इसका यूनिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और 1871 में केसर विलियम फर्स्ट जो हैं प्रूशिया के, ठीक है, 1871 में केसर विलियम फर्स्ट जो प्रूशिया के राजा थे, उन्हीं को न्यू यूनिफाइड जर्मन एम्पायर का राजा बनाया गया। ठीक है, एक बार फिर से पूरा पॉइंट वाइज देखते हैं। इन 1848 क्या हुआ था, तो जो लिबरल क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, वो यूनिफाई करने की सोचे, लेकिन 1848 में आपको पता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसके बाद ओटो वॉन बिस्मार्क सीएम ऑफ प्रूशिया ने कमांड संभाली, यूनिफिकेशन की, और 7 इयर्स तक वार लड़ा। किससे किससे, तो प्रूशियन आर्मी ने लड़ा था विथ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डेनिश, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डेनिश आर्मी के साथ 7 सालों तक लड़ाई लड़ी, और इसके बाद सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड ऑल स्मॉल जर्मन किंगडम्स, जो भी छोटे छोटे जर्मन किंगडम्स थे उन सबको अपने में मिलाने में सक्सेसफुल हो गए, और कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस, पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद 1871 में केसर विलियम फर्स्ट जो थे, जो कि प्रूसिया के राजा हुआ करते थे, उनको अब यूनिफाइड जर्मन किंगडम का राजा बना दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो इसमें एक चीज याद रखना कि ओटो वॉन बिस्मार्क ने क्या रणनीति अपनाई थी। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पे अटैक किया, उसके बाद ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, और जब ऑस्ट्रिया पे अटैक करके ऑस्ट्रिया को मिला लिया तो फ्रांस को लालच देके खुद पे अटैक करवाया, स्पेन में अपने राजा भेजने की रणनीति अपनाई। ये चीज आपकी बुक में नहीं होगा, स्पेन वाली कहानी बता दे रहा हूं समझने के लिए। जिसके बाद फ्रांस खुद प्रूशिया पे अटैक किया और उसमें हार गया। ये माना जाता है कि ये फ्रांस की सबसे बुरी हार थी, उसके सीधे ना दिल पे चोट लगी थी कह सकते हो, मीन्स पूरी तरीके से हार चुका था, इतनी बुरी हार उसकी कभी हुई नहीं थी। इसके बाद फाइनली केसर विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। जर्मनी को देख के इटली भी इग्नाइटेड हुआ, इनिशिएट किया यूनिफिकेशन का स्टेप, और फाइनली यूनिफिकेशन इटली का भी कंप्लीट हुआ था। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।